आजादी के 75 साल बाद राजदंड का प्रतीक सेंगोल राजनीतिक बहस के केंद्र में है। केंद्र की मोदी सरकार ने सेंगोल को संसद की नई बिल्डिंग में स्पीकर कुर्सी के पास रखने का फैसला किया है। सेंगोल चोल वंश के वक्त काफी प्रसिद्ध था और इसके बाद से ही तमिलनाडु की जनता से इसका भावनात्मक जुड़ाव भी रहा है। संसद में सेंगोल लगाए जाने पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा है कि एक धर्म का धार्मिक चिन्ह संसद भवन में लगाने से दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होंगी। संसद के भीतर सभी धर्मों के धर्म चिन्ह लगाए जाने चाहिए। वो इस मामले पर गृहमंत्री अमित शाह का भी बयान आया है। शाह ने कहा है कि इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। सेंगोल को भले ही सरकार राजनीति का मुद्दा नहीं बनाने की बात कह रही हो, लेकिन जिस तरह से उसकी एंट्री हुई है उससे सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी सेंगोल के जरिए तमिलनाडु की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है। सियासत, सेंगोल और संसद उद्घाटन के राजनीतिक मायने क्या हैं, इस स्टोरी में विस्तार से जानते हैं और आपको बताते हैं आखिर सियासत शुरू होने का कारण क्या है। पहले कहानी सेंगोल की। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। सेंगोल यानी राजदंड, एक सिंबल जिसके ऊपरी सिरे पर नंदी विराजमान है। यह धन, संपदा और वैभव का प्रतीक भी है। तमिल परंपरा में सेंगोल राजा को याद दिलाता है कि उसके पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने के लिए एक डिग्री है। सेंगोल का इतिहास मौर्य और गुप्त वंश काल से ही शुरू होता है, लेकिन यह सबसे अधिक चोल वंश शासन काल में चर्चित हुआ। भारत के दक्षिणी भाग में चोल साम्राज्य यानी कि 907 से 1310 ईस्वी का शासन रहा है। इस वंश में राजेंद्र चोल और राजाराज चोल जैसे प्रतापी राजा भी हुए हैं। तमिल साहित्य के इतिहास में चोल शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। चोल राजाओं का राज्याभिषेक तंजौर, चिदंबरम और कांचीपुरम में होता था। उस वक्त पुरोहित राजाओं को चक्रवर्ती उपाधि के साथ ही सेंगोल सौंपते थे। चोल साम्राज्य में राजा ही सर्वोच्च न्याय अधिकारी होते थे। राजा विद्वानों और मंत्रियों के सहारे दो तरह की सजा सुनाते थे। इसमें पहला मृत्युदंड और दूसरा होता था आर्थिक दंड। आर्थिक दंड में सोने के सिक्के लिए जाते थे। चोल साम्राज्य की स्थापना राजा विजयालय ने की थी। उन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लवों को हराया था। मध्यकाल चोलों के लिए पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। इसी दौरान चोल शासकों ने दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका पर भी कब्जा जमा लिया था। कुलोतुंग चोल ने मजबूत शासन स्थापित करने के लिए कलिंग यानी कि उड़ीसा पर भी कब्जा कर लिया था। राजेंद्र चोल तृतीय इस राजवंश के अंतिम शासक थे। चोल राजवंश के बाद दक्षिण की सत्ता में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो गया और धीरे धीरे सेंगोल का इतिहास पुराना होता चला गया। आजादी के वक्त सेंगोल फिर से चर्चा में आया। साल 1946 का दौर था और ये साल खत्म होते होते ये तय हो गया था कि कभी भी ब्रिटिश की सत्ता भारत से समाप्त हो सकती है। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के बारे में पंडित नेहरू से जानकारी मांगी थी। माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा था कि ब्रिटिश सत्ता जब यहाँ से जाएगी तो प्रतीक के रूप में आपको क्या सौंपा जाएगा। माउंटबेटन के सवाल का जवाब खोजने के लिए नेहरू ने राजगोपालाचारी की मदद ली। राजगोपालाचारी नेहरू की अंतरिम सरकार में मंत्री रह चुके थे। राजगोपालाचारी ने काफी रिसर्च के बाद सेंगोल के बारे में नेहरू को बताया। सहमति बनने के बाद उस वक्त थिरुवावुदुथुरई आदीनम के तत्कालीन प्रमुख अम्बलवाण देसीगर स्वामी को इसका भार सौंपा गया। सेंगोल बनने के बाद देसीगर स्वामी ने अपने सहायक पुजारी कुमार स्वामी तबीरन को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिल्ली भेज दिया। तबीरन ने सेंगोल माउंटबेटन को दिया। माउंटबेटन ने इसके बाद सेंगोल पंडित नेहरू को सौंपा और मौजूद लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। तमिलनाडु से आए पुजारियों ने सेंगोल पर पवित्र जल छिड़का और श्लोक गायन के साथ इसका स्वागत भी किया। कुछ दिन बाद सेंगोल को प्रयागराज के म्यूजियम में रखने के लिए भेज दिया गया। तब से सेंगोल प्रयागराज के म्यूजियम में ही रखा गया है। पिछले साल तमिलनाडु महोत्सव के दौरान इसका जिक्र तेजी से छिड़ा था, जिसके बाद केंद्र सरकार एक्टिव हो गई थी। कर्नाटक में हार के बाद से बीजेपी ने दक्षिण के तमिलनाडु और तेलंगाना पर फोकस बढ़ा दिया है। बीजेपी को 2024 के चुनाव में तमिलनाडु में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है, तो जाहिर सी बात है जयललिता के निधन के बाद ही वह विपक्ष की कुर्सी भी खाली है। पार्टी की कमान तेज तर्रार अन्नामलाई के पास में है। अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी से चुनाव लड़ने के लिए संकेत भी दिए। अन्नामलाई ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय बाधा को पार कर लिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी तमिलनाडु को लेकर कई रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में सेंगोल को तमिलनाडु की 39 सीटों को साधने के रूप में भी देखा जा रहा है। 2019 में तमिलनाडु की 39 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। 2014 में बीजेपी को कन्याकुमारी सीट पर जीत मिली थी। हालांकि 2019 में तमिलनाडु की 5 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। उनमें कोयम्बटूर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी और थूटिकुड्डी सीट शामिल है। बता दें कि तमिलनाडु की सीमा दक्षिण भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगी हुई है। इनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल शामिल है। इन राज्यों में लोकसभा की 100 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास सिर्फ 25 सीटें हैं। जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु में विपक्ष पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है। बीजेपी को जड़ें जमाने के लिए यहां आसान मौका दिख रहा है। जयललिता की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। हालांकि 55 साल से तमिलनाडु की सत्ता में द्रविड़ पॉलिटिक्स का दबदबा रहा है और द्रविड़ राजनीति करने वाली पार्टियों डीएमके और एआईडीएमके की ही सरकार बनती आई है। अभी एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की वहां पर सरकार है।
द्रविड़ पार्टियां केंद्र की सत्ता में भी दखल रखती है। 1998 में जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। साल 2004 और 2009 में करुणानिधि ने कांग्रेस को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था। तमिलनाडु में द्रविड़ पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी वहां जड़े जमाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई। हाल ही के वर्षों की बात करें तो कांग्रेस का हाल भी वहां काफी बुरा है। हाल ही में 2 विवाद ने तमिलनाडु में बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा दी थी। पहली भाषा और दूसरा तमिज़गम का विवाद। बता दें कि अप्रैल 2022 में कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा था कि अलग अलग राज्यों के लोगों को एक दूसरे से अंग्रेजी की बजाय हिंदी में बात करनी चाहिए। शाह के इस बयान का तमिलनाडु में पुरजोर विरोध हुआ। सत्ताधारी दल डीएमके के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अमित शाह के इस बयान को देश की एकता को तोड़ने वाला बताया। सियासत शुरू हो चुकी थी। स्टालिन ने कहा कि दिल्ली के लोग देश की विविधता खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसे होने नहीं देंगे। तमिलनाडु में भाषा विवाद सालों पुराना है। द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता 1944 में पेरियार रामास्वामी ने तमिल को अलग राष्ट्रीय भाषा देने की मांग भी की थी। हालांकि संविधान में हिंदी के साथ साथ तमिल समेत कई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके बाद हिंदी को जब राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही गई तो 1960 के दशक में तमिलनाडु में उग्र प्रदर्शन हुए, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने इसे रोक दिया था। आइए समझते हैं कि क्या है तमिज़गम विवाद। तमिलनाडु में यह विवाद तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की ओर से शुरू किया गया था। राज्यपाल ने कार्यक्रम में तमिलनाडु के बदले तमिज़गम का नाम रखने का सुझाव दिया था। रवि ने कहा था कि तमिलनाडु का अर्थ होता है तमिलों का देश या राष्ट्र, जबकि तमिज़गम का मतलब है तमिल लोगों का घर। राज्यपाल के इस बयान के बाद सत्ताधारी दल के नेता उबल पड़े, सियासत जोरों से चल पड़ी और बीजेपी पर निशाना साधा जाने लगा। हालांकि द्रविड़ पॉलिटिक्स की वजह से 1967 में मद्रास का नामकरण तमिलनाडु हुआ था। इन दोनों विवादों के बाद सेंगोल के राजनीतिक केंद्र में आने के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी छवि तमिलनाडु में बदलने की कोशिश कर रही थी, जिसे लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया जा सके। तमिलनाडु जनता की भावनाएं सेंगोल से काफी जुड़ी हुई है। वही चोलवन शासनकाल को तमिलनाडु के लोग स्वर्ण काल के रूप में याद करते हैं। कुल मिलाकर चोल राजवंश का भावनात्मक असर अभी भी तमिलनाडु में माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी सेंगोल और चोल राजवंश के मुद्दे को उठाकर तमिलनाडु में द्रविड़ पॉलिटिक्स को कुंद करने की रणनीति पर काम कर रही है। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन संसद के उद्घाटन से लेकर के सेंगोल की स्थापना तक में सियासत जोरों पर है। 19 पार्टियों ने राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन नहीं करवाने के मुद्दे पर इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा कर डाली है। तो वही सेंगोल को लेकर धार्मिक के साथ साथ क्षेत्रीय विवाद भी शुरू हो गया है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।